Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 2 of chapter number 5, Principles of Heredity and Variation. तो Principles of Heredity और Variation की जब भी बात आती है, ग्रेगोर जोहान मेंडल का नाम सबसे पहले लिया जाता है. सो फर्स्ट पॉइंट है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहीं ना कहीं occurred during the mid 19th century. That headway was made in the understanding of inheritance. कहीं ना कहीं inheritance को समझने के लिए ये मेंडल्स ने मिड 19th सेंचुरी में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे. सो ग्रेगोर जोहान मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब है अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में रिप्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट ये साइंटिस्ट परफॉर्म करता था फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक, 1856 टू 1863. एंड ये एक्सपेरिमेंट करके ही उसने प्रपोज किए थे द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर होता है. So, because of this reason, Mendel is considered as a father of genetics. तो मेंडल का जो भी कंट्रीब्यूशंस है जेनेटिक्स के अंदर उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? मेंडेलिज्म, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशंस पूरा का पूरा मेंडल ने दिया हुआ. एज आई अर्लियर सेज दैट कि मेंडल डिड हिज वर्क्स ऑन द गार्डन पी. गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पिजम सटाइवम एल, मतलब लिनियस ने ये नाम दिया हुआ. अब ये गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मेंडल को इतना ज़्यादा सक्सेस मिला, उसके पीछे के कुछ पॉइंट्स हैं. द फॉलोइंग रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल. नंबर 1, इट इज़ वेरी इजी टू कल्टिवेट द पी प्लांट इन ओपन ग्राउंड. कि भाई पी प्लांट को ओपन ग्राउंड के अंदर कल्टिवेट करना एकदम ईजी था. नंबर 2, फ्लावर ऑफ पी प्लांट्स आर नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइज्ड. सेल्फ फर्टिलाइज्ड मतलब उसके फ्लावर्स तो आप समझ सकते हो कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल, जिनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब खुद का ही पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के ऊपर आकर के पोलिनेशन कर सकता था. रीजन नंबर 3, द पी प्लांट शो अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट ट्रेट और कैरेक्टर्स. जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि भाई प्लांट की हाइट जो होती है तो वो हाइट की 2 वेराइटीज़ थी. एक तो वेराइटी थी टॉलर और दूसरी थी शॉर्टर. तो ये तो खाली एक कैरेक्टर मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पी प्लांट के पास हुआ करते थे. नंबर 4, हाइब्रिड. हाइब्रिड का मतलब है 2 अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में रिप्रोडक्शन करवा के बनाई गई प्रोडक्ट. सो हाइब्रिड ऑफ गार्डन पी आर द परफेक्टली फर्टाइल. फर्टाइल मीन्स एबल टू रिप्रोड्यूस, वो इजीली रिप्रोडक्शन कर सकता था. नंबर 5, क्रॉस पोलिनेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इन द पी प्लांट. अब आपको पता है क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए फ्लावर या तो प्लांट चेंज हो जाता है, तो आपके पास इमेस्कुलेशन या तो बैगिंग जैसी टेक्निक की डेफिनेशंस है जिसको यूज करके पी प्लांट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन करना एकदम इजी हो जाता था. नंबर 6, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन वॉज सक्सेसफुल. तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में ही ये दोनों टेक्निक ले सकते हैं, इमेस्कुलेशन एंड नंबर 2 इज द बैगिंग. तो ये दोनों टेक्निक पी प्लांट के अंदर इजीली परफॉर्म हो सकती थी. एंड नंबर 7, ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली 1 कैरेक्टर्स एट अ टाइम. जैसे आपको मैंने बताया बहुत सारी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी, पर एट अ टाइम वो कितने कैरेक्टर को स्टडी करता था? 1 कैरेक्टर इन मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो ये 7 पर्टिकुलर रीजन थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंडल को गार्डन पी के ऊपर काम करके इतना ज़्यादा सक्सेस मिला था. सो ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द इनहेरिटेंस, सो ये जो इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट था पूरा का पूरा, तो वो एक्सपेरिमेंट के अंदर
जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, सो इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक उसने यूज किए थे। लिसन, बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स को यूज किया था। ये मेंडल का एक यूनिक फीचर्स था कि उस टाइम पे उसने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स को यूज किया था बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो वो जब एक्सपेरिमेंट करता था, सो इस एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स को एज अ सैंपल वो यूज करता था, विच गेव अ ग्रेटर क्रेडिटेबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। क्योंकि जब भी एक्सपेरिमेंट वो करता था उसके पास सैम्पलिंग की साइज बहुत ही ज़्यादा होती थी। सो वी कैन से दैट हैव अ ग्रेटर क्रेडिटेबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। इतने सारे डेटा कलेक्ट किए थे कि वो डेटा कहीं ना कहीं आगे जाकर के काम आ सकते थे। ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज रिजल्ट, मतलब इंटरफियरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट prove that his results are pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। दूसरी बात, कंफर्मेशन, उसका जो एक्सपेरिमेंट था, उसका जो टेस्ट था, उसका जो भी रिजल्ट आता था, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रूव करता था कि जनरल रूल कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस के होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और कुछ रिजल्ट तो मिला ही। Now, Mendel investigated the characters in garden pea plant that were manifested, मतलब डिटेक्टेड एज अ टू अपोजिट ट्रेट। मैंने आपको पहले भी बताया कि गार्डन पी नाम का जो प्लांट है उसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे अपोजिट ट्रेट हुआ करते थे। जैसे कि आपको दो एग्जांपल्स दिए, टॉल और ड्वार्फ प्लांट, मतलब शॉर्ट हाइट वाला प्लांट, ये कैरेक्टर नंबर 1 हुआ। नंबर 2, येलो और ग्रीन कलर का सीड। वैसे ही फ्लावर का कलर आ सकता है, सीड का शेप आ सकता है। तो ये सब जितने भी कैरेक्टर्स मैंने बताया है, हर एक कैरेक्टर्स के अंदर 2 अपोजिट ट्रेट्स हुआ करते हैं। सो ये दो अपोजिट ट्रेट्स क्या अलाउ करते थे? सो दिस अलाउ हिम टू सेटअप अ बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक डिजाइन सेटअप करने के लिए ये काम में आता था, ऑफ अ रूल विच गवर्न और कंट्रोल द इनहेरिटेंस, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में इनहेरिटेंस या तो हेरिडिटी के थ्रू जितने भी कैरेक्टर्स पास आउट होते हैं, वो स्टडी करने के लिए मेंडल का जो भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था, वो ट्रेट कहीं ना कहीं बेसिक फ्रेमवर्क या तो पूरी की पूरी एक डिज़ाइन बनाता था। सो फाइनली मेंडल क्या करता था? सो मेंडल कंडक्टेड परफॉर्म सच आर्टिफिशियल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। लिसन, अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब क्या है? सो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन करने के पीछे का रीजन क्या है? तो खुद का पोलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा के ऊपर डालना। तो इन दोनों के थ्रू जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के कैरेक्टर से बना होगा। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन मतलब हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन शो द स्टेबल ट्रेट। इसमें जो कैरेक्टर्स था वो ये प्रोडक्ट के अंदर जाएगा। जब उसका सेल्फ पोलिनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर जो था वो ही, मतलब एक ट्रेट जो है वो स्टेबल कंडीशन में इनहेरिटेंस होगा एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। मैं बोल दूं कि भाई ए नाम का कैरेक्टर इसके अंदर दिख रहा, तो अगर मैं 7 बार एक्सपेरिमेंट करके 7 जनरेशन तक देखूंगा तो 7 जनरेशन के अंदर यही कैरेक्टर मैं पास होता हुआ देख सकूंगा।
इसको बोला जाता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ये मेंडल का एक जनरल काम करने का तरीका था। सो मेंडल सेलेक्टेड अ 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। सो मेंडल के पास ऐसे 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज थी, पर ये 14 अगर मैं अलग अलग बोलूँ तो एज अ pairs which were similar except for one character with contrasting trait। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई 7 pairs, और 7 pairs मतलब कैरेक्टर टोटल कितने हो जाएंगे 14 कैरेक्टर्स। ओके, नाउ सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड वेर। तो पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे सीड का सरफेस। तो सीड का सरफेस या तो स्मूथ होगा या तो रिंकल होगा। रिंकल का मतलब आपको याद रखना है रफ सरफेस। सीड का कलर या तो येलो या तो ग्रीन। नंबर 3, इन्फ्लेटेड मतलब फुल्ली ग्रोन होने वाला पोड। पोड मतलब है पी का फ्रूट। तो पी का फ्रूट जो है इन्फ्लेटेड फुल्ली ग्रो हुआ है या तो कंस्ट्रिक्टेड, मे भी पॉसिबल है। चौथा, उसका ग्रीन कलर है या येलो कलर है। 5th वन, प्लांट की हाइट टॉल है या तो ड्वार्फ है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स में आप कंसिडर करो तो 14, पर अगर पैर में कंसिडर करोगे तो वो कितनी पैर आने वाली है 7 पैर। तो वो 7 पैर आपको स्क्रीन के ऊपर टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। सो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ओपोजिट कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब ओपोजिट कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल इन द पी। तो ये आपको 7 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, 5, 6 एंड 7। अब पहला कॉलम है कैरेक्टर का और दूसरा है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का। तो पहला पहला जैसे दिया हुआ स्टेम की हाइट टॉल और ड्वार्फ, फ्लावर का कलर वायोलेट वाइट, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल या तो टर्मिनल, पोड का शेप इन्फ्लेटेड मतलब फुल्ली ग्रोन होने वाला है या कंस्ट्रिक्टेड थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ, पोड का कलर मे बी ग्रीन और येलो, सीड का शेप राउंड और रिंकल, एंड सीड का कलर येलो और ग्रीन। तो 7 कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो हर एक कैरेक्टर के लिए कहीं ना कहीं 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दिख रहा है ना। ये भी वही टेबल है पर थोड़ा सा 2 डेफिनेशन हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। जैसे एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर में आपको मैंने जो 2 ट्रेट दिखा है वो 2 में से कोई एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और दूसरा रिसेसिव ट्रेट होगा। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। तो दोनों का मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डोमिनेंट का मतलब है ऐसा ट्रेट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जा कर के एक्सप्रेस होता है, दिखता है। एंड रिसेसिव ट्रेट्स का मतलब ये है कि नॉन एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स। जब तक डोमिनेंट ट्रेट्स अवेलेबल है तब तक ये रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सो इन शॉर्ट डोमिनेंट ट्रेट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एंड रिसेसिव ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने वाला। तो आपको 7 जो कैरेक्टर्स दिए थे उसमें सीड का शेप तो राउंड जो है वो डोमिनेंट, एंड रिंकल या तो रफ सरफेस वो एक रिसेसिव ट्रेट है। वैसे ही सीड का कलर, तो सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। नंबर 3, फ्लावर का कलर वायोलेट डोमिनेंट, रिसेसिव है वाइट। पोड का शेप फुल्ली ग्रोन हुआ है वो डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड है वो रिसेसिव। कैरेक्टर नंबर 5,
पोड का कलर ग्रीन इज द डोमिनेंट, येलो इज द रिसेसिव। नंबर 6 फ्लावर का पोजीशन, एक्सियल मतलब एक्सिस में से फ्लावर ग्रो हो रहे या टर्मिनल मतलब वी कैन से दैट टिप पे फ्लावर ग्रो हो रहे। एंड कैरेक्टर नंबर 7, तो वो कैरेक्टर नंबर 7 का नाम है स्टेम का हाइट। तो टॉल जो है वो डोमिनेंट है एंड ड्वार्फ शॉर्ट जो है वो रिसेसिव है। सो ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।